हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और बड़ा एक रिस्पेक्ट है उन लोगों की, उनकी हुकूमतों की, उनके कंट्री की, इवन बांग्लादेश की। लेकिन सर हमने मैं समझता हूं दुनिया में जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी उनमें से सबसे कामयाब मूवमेंट इस वक्त भी मोदी साहब की। उन्होंने पूरी कौम को हिंदुत्व के वीकेंड पे एक और बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, इजलास हो रहा है, वो है G7 का। अब उसका इजलास जो जर्मनी में होने जा रहा है इस वीकेंड पे, उसमें दिलचस्प बात हमारे नुक्ता नज़र से ये है कि उसमें भारत के वज़ीर आज़म मोदी को भी बुलाया गया। कुछ सालों में आप देखें कि भारत में बिकम मेंबर ऑफ G7 एंड देन G7 अगेन बिकम्स G8। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसमें आप देखें इंडिया की एक तो अपना जो वेट है जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दूसरा जो है वो जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक में और जो उस खिते में ओवरऑल जो एक नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें इंडिया जो है वो इमर्ज हुआ है एज ए मेन प्लेयर। दुनिया के 7 बड़े देशों के संगठन G7 में भाग लेने के लिए जर्मनी से भारत को बुलावा आया है। अब की बार इसकी बैठक जर्मनी में होने जा रही है और G7 की अध्यक्षता अब की बार जर्मनी के हाथों में है। G7 में भारत का बुलावा यह इस बात का परिचायक है कि भारत के बढ़ते हुए आर्थिक ताकत का अब दुनिया लोहा मान रही है। इस संबंध में आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। वीकेंड पे एक और बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, इजलास हो रहा है, वो है G7 का। अब उसका इजलास जो जर्मनी में होने जा रहा है इस वीकेंड पे, उसमें दिलचस्प बात हमारे नुक्ता नज़र से ये है कि उसमें भारत के वज़ीर आज़म मोदी को भी बुलाया गया है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। जहाँ इंडोनेशिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया गया है। नो डाउट भारत एक इमर्जिंग इकॉनमी है, इस वक्त 2.5 ट्रिलियन की इकॉनमीलियत है। वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं एक परमानेंट फीचर भी बन सकता है, क्योंकि अब रशिया उसका हिस्सा नहीं है और न चीन इस ग्रुप का हिस्सा है। तो ये मुमकिन है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया जो भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा है एशिया पैसिफिक में, और फिर एक दूसरा जो क्वाड है वेस्ट एशिया में उसका भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका है, इसराइल है, यूएई है और भारत। उनकी मीटिंग अगले माह होगी 13-16 जुलाई के दरमियान, जब प्रेसिडेंट बाइडन इसराइल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तो उसी दौरान एक वर्चुअल समिट होगी, वो जो है वर्चुअल समिट होगी, उसकी पहली वर्चुअल समिट। तो भारत ऑब्वियसली अगर मुमकिन है किसी स्टेज पे ये दोबारा G8 बन जाए या G9 बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और ग्रुप भी है जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में शुरू हुआ था, G20, जो 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उसमें भारत और इंडोनेशिया भारत शामिल है। लेकिन ये मुमकिन है कि रशिया भारत को रशिया से, चूँकि रशिया भारत ने इस वक्त जो है दोनों तरफ मामला ठीक ही रखे हुए हैं एक लिहाज से, और रशिया से वो ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है और उस पर कोई सैंक्शंस भी नहीं लग रही। तो ये मुमकिन है कि किसी स्टेज पे अमेरिका या और जो दूसरे बाकी ममालिक हैं वो भारत को हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और बड़ा एक रिस्पेक्ट है उन लोगों की, उनकी हुकूमतों की, उनके कंट्री की, इवन बांग्लादेश की। लेकिन सर हमने जो इज्जत थी भी हमारी 90s के बाद या 2000 के बाद, वो भी हमने खो दी है। क्या मतलब मेन डिफरेंस किन चीजों का आपको नजर आता है? मेन डिफरेंस जो मेरी नजर में सबका, वो नेशनलिज्म। हम लोगों में कौमियत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा है, मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा है। मैं समझता हूं दुनिया में जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी उनमें से सबसे कामयाब मूवमेंट इस वक्त भी मोदी साहब की। उन्होंने पूरी कौम को हिंदुत्व के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। बाकी सारे खान साहब की मूवमेंट जो थी वो नेशनलिज्म ही, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। थर्ड पार्टी को ट्राई किया लोगों ने, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने बजाय एमपीए एमएनए को गवर्नमेंट में लाने के,
उन्होंने अनइलेक्टेड बच्चे जो थे, जो पहले शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते थे अमेरिका में और लंदन में, मुल्क की चाबियां। इसमें आप देखें इंडिया की एक तो अपना जो वेट है जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दूसरा जो है वो जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक में और जो उस खिते में ओवरऑल जो एक नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें इंडिया जो है वो इमर्ज हुआ है एज ए मैन प्लेयर, एज ए प्रिंसिपल प्लेयर उस पूरे खिते की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बनती जाए कि ये एक्सचेंज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान ये यूक्रेन के इशू के बाद 2-3 दफा हो चुका है, इज नॉट ए सीक्रेट, जिसमें कि इंडिया ने बड़े क्लियरली 2 टोक उनको जो है वो जवाब दिया है। तो इस पोजीशन में जाहिर है पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त जो है कुछ सालों में आप देखें कि भारत में बिकम मेंबर ऑफ G7 एंड देन G7 अगेन बिकम्स G8। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि जापान भी इसमें है, वो भी यूरोप का उस तरह हिस्सा नहीं है, लेकिन अब भारत को चूँकि इसमें रशिया से ज़रा दूर करने की कोशिश हो रही है, तो एक इंसेंटिव है जो भारत को दिया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडोनेशिया के हवाले से अभी शायद वो उस तरह पॉसिबल ना हो, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ कि ये मुमकिन है कि किसी स्टेज पे ये G7 दोबारा G8 बन जाए। हमारे लिए ऑब्वियसली लम्हा फ़िक्रियत अरब डॉलर हमें चाइना से मिल गए और कुछ 1 या 1.5 बिलियन जो है वो IMF ने दे दिया, और सर बड़ी मुबारक बातें भी दी। सर उधार के पैसों के ऊपर हम मतलब एक मुबारक, एक मैं कहता हूँ ये शायद सबसे लोवेस्ट स्टेज होता है, बेशक एज ए इंडिविजुअल बंदा करे या एज ए कंट्री अगर कि कर्जा लेके आते हैं तो आपके ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। जरा अंदाजा लगाए, देखिए माइंडसेट क्या है, क्या माइंडसेट। हमें इनसे निकलना होगा, लोग इसको निकलना होगा। कहा जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तान इसी तरीके से ट्रैप में आ रहा है जिस तरह श्रीलंका आ चुका है। बल्कि बिल्कुल आप कुछ देखिए ना, अगर ये आपको बाहर से चाइना और या अमेरिका को सपोर्ट ना करता या IMF, तो आप तो घंटों के हिसाब से पीछे रह चुके हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानियों को ये बड़ी गलतफहमी है, आपके जो चंद रूलिंग एलीट के लोग हैं, कि शायद हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम लोग तो दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें रेस्क्यू करें, हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश करते हैं। ये गलतफहमी है। G7 में दुनिया के 7 बड़े आर्थिक संपन्न देश, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान शामिल है। इन 7 देशों की बैठक जर्मनी में होने जा रही है और इनकी बैठक में भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत को ही अस्थायी सदस्यता देने की बात की जा रही है, क्योंकि अब भारत के जो बढ़ती आर्थिक ताकत है उसको ज़्यादा दिन तक विश्व इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पहले इसमें रूस भी शामिल था और इसे G8 कहा जाता था, लेकिन बाद में अमेरिका और रूस के बीच तनाव होने के कारण रूस इसमें से निकल गया। अब रूस द्वारा खाली किए जगह को भारत द्वारा भरा जाने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कि इसमें चीन शामिल नहीं है, जो चीन भारत का प्रतिद्वंदी है। अगर आर्थिक हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जो G7 में शामिल है। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है और भारत का जो चीन दुश्मन है इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान इसमें शामिल है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी इसमें शामिल है और 5वें स्थान पर UK और भारत है। UK तो इसमें शामिल है लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए अब भारत को इसमें शामिल किया जा रहा है। 6वें स्थान पर फ्रांस और फिर 8वें और 9वें स्थान पर इटली और कनाडा का स्थान है। तो आप देख सकते हैं कि अगर भारत G7 में शामिल होता है और इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार शुरू होते हैं तो भारत का विश्व में कितना कद बढ़ने जा रहा है। यह दिनों दिन भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो वेट बढ़ा है, भार बढ़ा है, यह भारत के आर्थिक प्रगति का ही कमाल है। और इस पर मुहर जो हाल के दिनों में वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत के बारे में जो आर्थिक प्रगति का जो नक्शा जारी किया है कि भारत 2029 में नहीं, पहले जो
वर्ल्ड बैंक ने कहा था। अब 2 साल पहले ही 2027 में ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और साथ ही इसके प्रमाण स्वरूप वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या दूसरे और देश हैं, उन सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली भारत की ही अर्थव्यवस्था है। और यह अर्थव्यवस्था में जो तेजी है वह न केवल 2022 में बल्कि 2023 में भी बनी रहेगी, जबकि दुनिया के अन्य देशों के अर्थव्यवस्था में 2023 में सुस्ती आने का अनुमान है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के ही कारण आज जो दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2 गुट बने हुए हैं, एक चीन और रसिया का गुट है और दूसरा अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन के देशों का गुट है। यह दोनों देश अपने में शामिल करने के लिए, दोनों गुटों द्वारा भारत को अपने पक्ष में करने के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं, तरह तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और जो G7 में शामिल करने की बात हो रही है, उसके पीछे भी अमेरिका का यह मकसद है कि भारत रसिया चाइना गुट से निकलकर, भारत चाइना के साथ तो नहीं है, लेकिन चूंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका विरोधी है, इसलिए रूस चीन के साथ मिल गया है, तो भारत को रूस के तरफ से निकालकर अपने गुट में लाया जाए और इसके लिए भारत को G7 की सदस्यता दी जाएगी। भारत क्या इस संबंध में रणनीति अपनाएगा, भारत की क्या कूटनीति होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह जो भारत को G7 में शामिल किया गया है, भारत को अभी ब्रिक्स की बैठक में बुलाने के लिए चाइना द्वारा निमंत्रण आया, फिर अमेरिका के तरफ से I2U2 में शामिल होने के लिए भारत का निमंत्रण आया, भारत को क्वाड में शामिल किया जा रहा है, फिर रीजनल REC में भारत को शामिल किया जा रहा है जिसमें रूस चीन भी शामिल है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच है, जितने भी बड़े फोरम है, उसमें दिनों दिन भारत के बढ़ते प्रभाव और भारत को उसमें शामिल करने के लिए जिस तरह देशों की होड़ लगी हुई है, यह हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। और आइए हम सब मिलकर यह अग्निपथ, बुर्के के नाम पर आंदोलन, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आंदोलन, मोहम्मद साहब के नाम पर आंदोलन, किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलन, जो भारत को पीछे करने की कोशिश की जाई है, इनके मंसूबों को नाकाम करे और भारत के आर्थिक प्रगति में हम लोग सब मिलजुल कर साथ दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।